जनसंख्या। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में आ चुके हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह हम लोग जनसंख्या का एक आलेख देख रहे हैं। भारत देश में कब से लेके कहां तक किस तरह से जनसंख्या बढ़ी है घटी है, इस आलेख में पूरा का पूरा हमें नक्काशे में इस दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कभी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। वृद्धि दर और इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, इसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। अभी जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है और मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। अभी देखते हैं कि 1990 तक 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है और 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। अभी लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर, मतलब आंतरिक मतलब देश के अंदर ही अंदर, और फिर अंतरराष्ट्रीय यानी देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इसके अंदर भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण यानी पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण यानी पुल यानी प्रभाव कैसे रहता है? शहर में रोजगार मिलता है लेकिन ग्रामीण भाग में रोजगार नहीं मिलता। इसके लिए फिर ग्रामीण भाग के जो लोग रहते हैं वो शहर की तरफ आते हैं। इसलिए क्या होता है कि रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को वो दर्शाता है। कहाँ पे? शहर के अंदर। और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। अभी भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित
वृद्धि होती है और वृद्धि हुई है। तो 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। और एक दशक यानी कि 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 35 से बढ़कर 53 तक हो गई है। अभी देखते हैं आयु संरचना। किसी भी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। अभी यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। अभी एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी तथा उसकी काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप में एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। और उसके परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के निर्धारक होती है। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला रहता है जो बच्चे रहते हैं, जो सामान्यतः 15 वर्ष से कम वाले। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। अभी वयस्क रहते हैं जो 15 से लेके 59 वर्ष तक, तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यहाँ यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। आगे देखते हैं वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, यानी कि ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं? इन तीनों प्रश्न का उत्तर आपको अपने अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।